हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी जो डिस्कशन किया था दैट वाज अबाउट ऑक्सी एसिड्स। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो आज के लेक्चर में एनहाइड्राइड्स एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपस में रिलेटेड है। चाहे मैं ऑक्सी एसिड्स की बात करूं जो हम पढ़ चुके हैं, एनहाइड्राइड्स या इवन हाइड्रोलाइसिस की जब हम बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ऑक्सी एसिड से रिलेटेड बातें आ जाएंगी आपके सामने, देखते जाइए। सबसे पहले एनहाइड्राइड्स की बात करूं तो ये एनहाइड्राइड्स क्या है ना। एनहाइड्राइड्स का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा डिटेल में लिखूं तो इसका मतलब होता है एनहाइड्रस ऑक्साइड्स। क्या मतलब होता है बेटा? एनहाइड्रस ऑक्साइड्स। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको एनहाइड्राइड्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एनहाइड्राइड्स। ठीक है ना। एक्चुअल में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में ईएन के टाइम पर डिस्कशन किया था एप्लीकेशन में कि जो ऑक्साइड्स और हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं उनके नेचर सेम होते हैं। ये मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं ऑक्सी एसिड्स के टाइम पर। जब भी हम किसी ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया है ना, एस ब्लॉक में ये रिएक्शन पढ़ रखी है हम लोगों ने। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया तो क्या मिलता है बेटा हमें? कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड ये मिलता है। ठीक है ना। किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा। फिर से सुने, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिलेगा और इसी करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड में से रिवर्स में देखें, करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स में से अगर मैं वाटर रिमूव कर दूं हीट करके या समहाउ, अगर मैं इसमें से वाटर रिमूव कर दूं, जितना मैक्सिमम पॉसिबल वाटर इसमें से रिमूव हो सकता है, अगर उतना वाटर मैं इसमें से रिमूव कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड। तो ऑक्साइड में पानी मिलाया तो हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हाइड्रोक्साइड से पानी निकाल दिया तो क्या मिल जाएगा? ऑक्साइड। ये जो ऑक्साइड आपको मिल रहा है, इसी ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड बोलेंगे? इस हाइड्रोक्साइड का ये एनहाइड्राइड है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड में से पानी निकालने पर आपको क्या मिल रहा है ना? ऑक्साइड मिल रहा है। अब सुने, एनहाइड्राइड का मतलब समझ गए? एनहाइड्राइड का मतलब और कुछ नहीं, ऑक्साइड्स को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर? एनहाइड्राइड। अब सुने, अगर मैं ऑक्साइड बोलूं या एनहाइड्राइड बोलूं बात एक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखें। बस फर्क यहां पर जो आ रहा है या चेंज जो आ रहा है, चेंज मतलब इन सेंस दोनों में कोई चेंज नहीं है। बात जो आ रही है, ऑक्साइड हम लोगों ने पढ़े थे अलग अलग टाइप के होते हैं है ना, बेसिक, एसिडिक, एम्फोटेरिक, न्यूट्रल वगैरह। बस उसमें से हमें यूज अभी फिलहाल में केवल दो ही आने वाले हैं, बेसिक और एसिडिक। तो जैसे ऑक्साइड बेसिक और एसिडिक होते हैं वैसे एनहाइड्राइड को भी बेसिक एनहाइड्राइड या एसिडिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। जनरली मेटल्स के जो ऑक्साइड होंगे, ठीक है ना, मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो किस टाइप के होंगे? बेसिक नेचर के होंगे। इसलिए इन एनहाइड्राइड्स को क्या बोलेंगे? बेसिक एनहाइड्राइड। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो हम जो इस सिलेबस में अभी जो डिस्कस करने वाले, वी आर मेनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन मेटल एनहाइड्राइड्स या एसिडिक एनहाइड्राइड पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, कोई भी हाइड्रोक्साइड दिया होगा, मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा तो हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में लिखा होगा। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा। तो ऑक्सी एसिड दिया हो या मेटल का हाइड्रोक्साइड दिया हो, तो मेटल का हाइड्रोक्साइड हो या नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड हो, पानी निकालना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबल वाटर हो सकता है वो निकाल दें। पानी निकालने के बाद जो ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा है ना, ऑक्साइड फॉर्म मिलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एनहाइड्राइड। चलिए देखते हैं। एनहाइड्राइड when water is completely removed from oxy acid, है ना, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। अब वाटर इज कंप्लीटली रिमूव्ड का मतलब क्या देखें, जैसे मैंने लिख दिया H2CO3। क्या लिख दिया बेटा? H2CO3। बताइए ये हाइड्रोक्साइड है या नहीं है? है। किसका हाइड्रोक्साइड है? कार्बन का। कार्बन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। अब इसमें से मैक्सिमम वाटर निकालिए। मैक्सिमम वाटर निकालने का मतलब क्या होता है? सारे हाइड्रोजन खत्म करने, आपको ऑक्साइड फॉर्म बनाना है, सारे हाइड्रोजन खत्म करने, और हाइड्रोजन को किस फॉर्म में निकालेंगे? वाटर के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में, H2O के फॉर्म में निकालना है। बेटा अगर H2O के फॉर्म में निकालना है हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखिए H2 कैसा नंबर होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। कैसा नंबर होना चाहिए? इवन। क्या इसमें हाइड्रोजन इवन नंबर में? यस। मैक्सिमम वाटर कितना निकल सकता है? एक। अगर एक वाटर आप निकाल दे तो बचेगा क्या? CO2। दिस CO2 विल बी नोन एज एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है? H2CO3 का। तो कभी एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए CO2 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3, यस इट इज एनहाइड्राइड ऑफ H2CO3। इस तरह से बात करेंगे। अब अगर बाय चांस ऐसा एसिड मिल जाए H3PO4, याद करें लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है ना। इसमें से सारे वाटर निकालने, इसका एनहाइड्राइड बनाना है, तो सारे वाटर निकालने, और सारे वाटर कैसे निकलेंगे? हाइड्रोजन सारे निकलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर।
बेटा यहां पर हाइड्रोजन की क्वांटिटी 3 है, 3 मतलब ऑड नंबर है, ऑड को इवन बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें, है ना। सारे हाइड्रोजन हटाने हैं, बट हाइड्रोजन किस फॉर्म में हटेगा, वाटर के फॉर्म में। तो यहां पर 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन का मतलब है 3 वाटर निकल सकते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशियंट है। अब आपको जो रिमेनिंग मिलेगा वो मिलेगा P2O5, क्या मिलेगा, P2O5। तो दिस P2O5 मैंने बोला था ये डाइमर बना लेता है, P4O10 बना लेगा, है ना। तो P2O5 इज एन एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4। और आप इसमें एक इंटरेस्टिंग बात देखेंगे, यहां पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां पर भी कार्बन +4, यहां फास्फोरस +5, यहां भी फास्फोरस +5। तो जनरली क्या होता है, जब किसी एलिमेंट की वाटर से रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड बना रहे होगे तो भी जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होता, ये पॉइंट ध्यान रखें। अगला टॉपिक जो आएगा हाइड्रोलिसिस, उसमें काम आएगा, है ना। जब वाटर से रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली चेंज नहीं आता है, और ऐसे जब वाटर निकालेंगे तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। एनहाइड्राइड्स में 2 टाइप है आपके पास, ठीक है। हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड के बारे में ही बात कर रहे हैं, उसमें भी 2 टाइप है, एक तो नॉर्मल एनहाइड्राइड और एक आएगा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। कौन कौन से एनहाइड्राइड, नॉर्मल एंड मिक्स्ड। दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान से सुने। अब देखो, इस ऑक्सी एसिड में से जब मैंने वाटर निकाला, ठीक है, तो मुझे क्या मिला, CO2, और इसी CO2 में मैं वाटर मिला देता तो मुझे क्या मिल जाता है, H2CO3। एक बात बताओ, ये ऑक्साइड को ही क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्राइड, इसी ऑक्साइड को क्या बोल रहे हैं, एनहाइड्राइड। अब आपको रिएक्शन इस डायरेक्शन में देखना है समझने के लिए, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, तो मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर ऐड करूंगा। अब एक बात बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर मिलाया तो बेटा ऑक्साइड में पानी मिलाने पर क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड मिलेगा। और कार्बन कौन सी स्टेट का है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। तो क्या कार्बन का +4 का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, यस। कौन एग्जिस्ट करता है, H2CO3। मतलब नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, ऐसा ऑक्साइड जिसको पानी में मिलाने पर एक सिंगल हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड मिल जाए। जैसे P2O5 को पानी में मिलाया तो बेटा ऑक्साइड को पानी में मिलाओगे, है ना, इधर रिवर्स देखें, ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड। किसी भी एलिमेंट के ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर उसका हाइड्रोक्साइड मिलेगा। नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ऑक्सी एसिड बोल देंगे, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में मिलाया, ऑक्सी एसिड मिला। फास्फोरस कौन सी स्टेट का है, +5। क्या फास्फोरस का +5 का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, पेरेंट एसिड एग्जिस्ट करता है, यस। कौन होता है, H3PO4। तो जब किसी ऑक्साइड या एनहाइड्राइड को पानी में मिलाने पर एक सिंगल ऑक्सी एसिड मिलता है तो ऐसे एनहाइड्राइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनहाइड्राइड। जैसे नॉन मेटल ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स ओनली 1 टाइप ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। जैसे P2O5 को पानी में मिलाया तो +5 का ही ऑक्सी एसिड फास्फोरस का एग्जिस्ट करता है, यस, पेरेंट एसिड मिल गया। कार्बन का +4 का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है, यस, +4 का कार्बन का एसिड मिल गया। और भी मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दे सकता हूं, जैसे मान लीजिए SO3 दिया, क्या ये ऑक्साइड है या नहीं है? ऑक्साइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड। यहां पर सल्फर की स्टेट बताइए कितना है बेटा, +6। अगर इसको पानी में मिलाऊंगा तो क्या सल्फर का, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर क्या मिलेगा, उसका हाइड्रोक्साइड। किसका हाइड्रोक्साइड, सल्फर का। क्या सल्फर का +6 का कोई पेरेंट एसिड एग्जिस्ट करता है, यस। वो पेरेंट एसिड कौन होता है, H2SO4, H2SO4। तो आपने जब इस एनहाइड्राइड को पानी में मिलाया तो कितने एसिड मिले, एक ही टाइप का तो एसिड मिला। मोल्स कितने भी हो सकते हैं बट टाइप इज ओनली 1, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे एनहाइड्राइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल एनहाइड्राइड्स, ठीक है। अब आ जाए बात करते हैं मिक्स्ड एनहाइड्राइड के बारे में, ठीक है। ऐसा कोई एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मतलब ऑक्साइड, पानी में मिलाऊंगा ऑक्सी एसिड मिलेगा, लेकिन ऐसा ऑक्साइड जिसको पानी में मिलाने पर एक ऑक्सी एसिड नहीं मिल रहा, 2 टाइप के ऑक्सी एसिड मिल रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ये पूरा इरेज कर रहा हूं, देख लें एक बार, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव्स 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। यहां देखो N2O4, ध्यान से देखना, दोनों एग्जांपल देखो, N2O4 Cl2O6। क्या ये हमने डाइमर वाले केस में पढ़े थे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। NO2 से मिलकर N2O4 बनाता है, ClO3 से मिलकर Cl2O6 बनाता है। कुछ याद आ रहा है, यस, है ना, वही एग्जांपल है। N2O4 को पानी में मिलाया। अब सुनना मेरी बात, N2O4 में नाइट्रोजन का स्टेट देखो कितना है बेटा, +6, और Cl2O6 में क्लोरीन का स्टेट देखो कितना है, +6, ठीक है। अब बताओ, +4 वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड को पानी में मिलाया, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाऊंगा उसी स्टेट का जनरली क्या मिलना चाहिए था बेटा, ऑक्सी एसिड। क्या नाइट्रोजन का +4 का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं। अब इसीलिए नाइट्रोजन याद करो, नाइट्रोजन का ऑक्सी एसिड आप जानते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, और दोनों में नाइट्रोजन की स्टेट +5 और +3 है, +4 नहीं है।
तो +4 का इसका ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब है कि जब इसको पानी में डालोगे तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा, क्योंकि इस स्टेट में इसका कोई ऑक्सी एसिड है ही नहीं। तो ये अपने से हायर वाला और अपने से लोअर वाला ऑक्सी एसिड दे देगा। क्या दे देगा? हायर और लोअर वाला। फिर से सुनना, Cl2O6 पानी में मिलाया, किसी भी ऑक्साइड को पानी में मिलाया तो उसका क्या मिलेगा बेटा? हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड। ठीक है, यहां पर क्लोरीन का स्टेट क्या है? +6। +6 में क्लोरीन का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट नहीं करता। कल के ही लेक्चर में पढ़ा था, हेलोजन के 4 ऑक्सी एसिड होते हैं 4 स्टेट में, +1, +3, +5, +7, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। याद आ रहा है? +6 में कोई ऑक्सी एसिड नहीं है। क्या +6 से ज्यादा और कम में कोई ऑक्सी एसिड है? यस। पानी में जाकर यह डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, अपने से ज्यादा +7 वाला और अपने से कम +5 वाला। तो अब देखो, इस ऑक्साइड को पानी में मिलाने पर एक ऑक्सी एसिड मिल रहा है या 2 मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। इसको भी पानी में मिलाने पर 2 ऑक्सी एसिड मिल रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। क्योंकि आप रिवर्स में देखो, इन दोनों को मिला दो, इधर आ जाओ, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाओ। इन दोनों एसिड को मिलाकर जब आप एक वाटर निकालोगे, इसका H और इसका OH या इसका H और इसका OH, कैसे भी निकाल दो, जब एक वाटर निकाल के बचे हुए को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा N2O4। क्या मिलेगा? N2O4। देख लें रिएक्शन, HNO3 प्लस HNO2, यह कर दिया, इसमें से वाटर निकाल दिया, हाइड्रोजन 1, 2 और 1 ऑक्सीजन निकाल दो, H2O निकाल दो। H2O निकालने के बाद आपको जो अल्टीमेटली बचा हुआ प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? N2O4। तो ये N2O4 एनहाइड्राइड है, लेकिन क्या ये एक ऑक्सी एसिड से मिल रहा है या 2 ऑक्सी एसिड के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है? 2 के कॉम्बिनेशन से, और 2 के कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? मिक्स्ड एनहाइड्राइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन आ गई। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। N2O4 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, NO2 और वाटर का अटैक कराना है HOH का, तो आप वाटर में से H का अटैक इस पे करा दो, OH का अटैक इस पे करा दो, किसी पे भी, एक पे H एक पे OH, तो एक बन जाएगा HNO2 और एक बन जाएगा HNO3। ठीक है ना? इसी तरह से Cl2O6 को भी ब्रेक कर दें, ClO3, एक पर H तो HClO3, एक पर OH तो HClO4 आपको मिल जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट एनहाइड्राइड। ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखें कभी एग्जाम में आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव 2 ऑक्सी एसिड्स ऑन रिएक्शन विद वाटर, तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड आएगा। और कई बार N2O4 लिखने के बजाय ऑप्शन में आपको NO2 दे देगा। क्या दे देगा? NO2। तो समझ जाना, N2O4 में भी नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +4, और NO2 में भी नाइट्रोजन का स्टेट क्या है? +4। क्या नाइट्रोजन का +4 का ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है? नहीं। इसीलिए ये पानी में जाकर क्या देगा? 2 ऑक्सी एसिड्स का कॉम्बिनेशन देगा, अपने से कम +3, अपने से ज्यादा +5। इसी तरह से Cl2O6 के बदले Cl3 मोनोमर भी दिया जा सकता है, रिएक्शन सेम रहेगी। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है दैट इज हाइड्रोलाइसिस। क्या आ रहा है बेटा? हाइड्रोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमारे सिलेबस में वाटर से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं, फिर से सुनना, हमारे सिलेबस में वाटर से रिलेटेड जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सब हम इस टॉपिक के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, मेनली यहां पर हम कोवेलेंट कंपाउंड्स का वाटर से रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के वाटर से रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, और आयनिक कंपाउंड का जब वाटर के साथ कॉम्बिनेशन होता है उसे हाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। ठीक है, बट इसमें हम वाटर से रिलेटेड मैक्सिमम रिएक्शंस कवर करेंगे, वेदर दे आर कोवेलेंट और वेदर दे आर आयनिक। ठीक है, दूसरी बात, रिएक्शन के बारे में देख लें, स्टेटमेंट देख लें, केमिकल रिएक्शन ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड विथ वाटर। अब एक बात बताना, कोवेलेंट कंपाउंड कहां बनता है? मेटल नॉन मेटल के बीच में या नॉन मेटल के बीच में? ध्यान से सुनते जाने सारी बातें। किसके बीच में बनेगा? नॉन मेटल। ठीक है, हमारे सिलेबस में जब हम कोवेलेंट कंपाउंड देखेंगे ना, तो उसमें हमें जो पढ़ना है, मेनली जो पढ़ना है वो पी ब्लॉक के हैलाइड्स पढ़ने, जिनका हाइड्रोलिसिस हमें पढ़ना है, पी ब्लॉक के हैलाइड्स। ठीक है, तो हैलाइड्स में हमें क्लोराइड्स या फ्लोराइड पढ़ना है। मेनली क्या पढ़ना है? क्लोराइड और फ्लोराइड, मेनली क्लोराइड पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो नॉन मेटल हो गए। अब इसके साथ यहां पर भी कोई नॉन मेटल होगा, किसी नॉन मेटल का हैलाइड, और इस नॉन मेटल में जनरली आपको ग्रुप 13 से लेकर 18 तक पढ़ना है। कहां से कहां तक पढ़ना है? ग्रुप 13 के क्लोराइड या फ्लोराइड, ग्रुप 14, 15, 16, 17, 18 इनके क्लोराइड फ्लोराइड्स हमें पढ़ने, उनका हाइड्रोलिसिस, उनका वाटर से रिएक्शन पढ़ना है। पर डाउन द ग्रुप जाने पर अपन जानते हैं मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। बहुत खास बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और हमें तो कोवेलेंट कंपाउंड चाहिए। कोवेलेंट कंपाउंड किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल।
तो बेटा डाउन द ग्रुप अगर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो उसको तो मैं जनरली इंक्लूड नहीं करूंगा, मुझे नॉन मेटल चाहिए, और नॉन मेटल ग्रुप में नीचे होते हैं या ऊपर होते हैं, जनरली ऊपर, है ना। तो हम यहां पर जो ग्रुप के ऊपर के मेंबर्स होंगे ना, सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड, उनके क्लोराइड्स या उनके फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, उनके क्लोराइड्स या उनके फ्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते जाइएगा क्या कंडीशन बन रही है। जनरली हाइड्रोलाइसिस में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? मैकेनिज्म। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिया, आप जानते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होता है, ठीक है। SN1 में पहले बॉन्ड क्लेवेज होता है, अटैक बाद में होता है, ठीक है। और SN2 में पहले अटैक होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, और फिर जाके बॉन्ड क्लेवेज होता है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर हाइड्रोलाइसिस में भी जब बात करते हैं तो अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म से हाइड्रोलाइसिस हो सकता है, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस हमें जो मैकेनिज्म लेकर चलना है वो SN2 मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म है? SN2 मैकेनिज्म है। अब SN2 में बताइए, एक कंपाउंड है कोवेलेंट कंपाउंड, उसके ऊपर अटैक किसका होगा? वाटर का। और वाटर जब इस पे अटैक करेगा तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। मतलब वाटर की प्रेजेंस में अगर बॉन्ड क्लेवेज हो रहा है, लाइसिस मतलब ब्रेक, है ना, तो वाटर की प्रेजेंस में बॉन्ड क्लेवेज अगर हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोलाइसिस। अब सुनिए, SN2 से अगर हाइड्रोलाइसिस कराना है तो ये कोवेलेंट कंपाउंड हो गया, वाटर इस पर अटैक कर रहा है, SN2 के हिसाब से सोचिए, तो SN2 के हिसाब से पहले वाटर को इससे जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। वाटर जब जुड़ जाएगा तो ये ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी और बाद में इस कंपाउंड का कोई एक बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन करानी है। और SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होने के लिए यहां पर जरूरत पड़ेगी, देखिए वाटर के पास OH जो होता है, H2O जो होता है, उसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है बेटा? है। तो ये किसकी तरह काम करेगा? ल्यूइस बेस की तरह। वाटर विल एक्ट एज अ ल्यूइस बेस। और यहां जो कोवेलेंट कंपाउंड है ना, उसके अंदर जो सेंट्रल एटम होगा, मेनली सेंट्रल एटम के लिए रिएक्शन होगी, एक ही जगह है जहां साइड एटम पे अटैक होगा। तो कोवेलेंट कंपाउंड में जब वाटर अटैक करेगा तो वाटर अटैक करेगा ऐसी जगह जिसके पास क्या हो जाएगा बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल। क्या हो जाएगा? वेकेंट ऑर्बिटल। भाई आप SN2 करा रहे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे, एक बात बताइए, वाटर के पास डेंसिटी क्या है? ज्यादा। तो वाटर ऐसी जगह पर अटैक करेगा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? कम। तो ऐसा स्पीशीज कोवेलेंट कंपाउंड में सेंट्रल और साइड एटम में से जनरली सेंट्रल एटम पे ही होगा। तो सेंट्रल एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है और साथ ही साथ वेकेंट ऑर्बिटल है तो वाटर उसके साथ जुड़ जाएगा, अटैक कर लेगा और इनके बीच में ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी और बाद में यहां का कोई ना कोई कंपाउंड का एक बॉन्ड टूट जाएगा, या दो बॉन्ड या तीन बॉन्ड, डिपेंड करेगा, वो टूटेंगे और क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अभी हम समझेंगे। कंडीशन, वन एटम मस्ट पोजेस वेकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है इसमें किसी ना किसी एटम के पास, मे बी सेंट्रल मे बी साइड एटम, डेल्टा पॉजिटिव और वेकेंट ऑर्बिटल दोनों होना चाहिए, तभी वाटर अटैक करेगा। और रिएक्शन मैकेनिज्म कौन सा होगा? SN2। ध्यान से सुने, मेनली रिएक्शन SN2 से होगी। SN1 से भी कुछ रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन भी होती है, पुश पुल मैकेनिज्म भी होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। हम लोग मेनली जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे वो SN2 पढ़ेंगे, और इसके अलावा एक आध दो जगह पर रेडॉक्स मैकेनिज्म आपको देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल पे आ रहे हैं, एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए BCl3 दिया। पहली बात, बोरॉन और क्लोरीन, ये कंपाउंड बताइए आयनिक है या कोवेलेंट है बेटा? कोवेलेंट है ना। कोवेलेंट कंपाउंड पर जब वाटर ने अटैक करा, ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म से समझ रहे हैं। इसमें आप जानते हैं बोरॉन और क्लोरीन में से बोरॉन का EN कम है, तो बोरॉन पे क्या आ जाएगा बेटा? डेल्टा प्लस। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? डेल्टा माइनस। वाटर बीइंग अ न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा। जब डेल्टा प्लस पे अटैक करेगा, मतलब बोरॉन पे अटैक करेगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा। अब लोन पेयर इसको देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए क्या इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है बेटा? है। अब इस वजह से ये H2O जो है ये इससे जुड़ गया, ये अटैक हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट आ गई। अब इसमें एक बात समझे, यहां पर बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, ट्रांजिशन स्टेट बनते ही हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो जब भी ट्रांजिशन स्टेट बनेगा ना, हाइब्रिडाइजेशन विल गेट इंक्रीज बाय 1, क्योंकि एक एडिशनल बॉन्ड वाटर के साथ बन जाएगा। अब क्या होगा? अब यहां से एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, 3 Cl में से एक Cl हट गया, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट था। अब एक Cl हटा और वाटर जुड़ गया। अब देखें यहां पर वो जो एक Cl माइनस हटा वो H के साथ हटेगा, तो आपको क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में? HCl। क्या मिल जाएगा? HCl। सुनना, एक H2O जो है, H2O को मैं इस तरह से लिख दूं अभी यहां पर H2O, तो एक HCl बाहर और एक OH यहां जुड़ा रह जाएगा, एक OH जुड़ा रह जाएगा और एक HCl बाहर हो गया। इसी तरह से इस Cl पर वाटर अटैक करके इसका
HCl बाहर और OH, इसका HCl बाहर, OH, एंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? BOH थ्राइस। ठीक है, ये तो बात हो गई मैकेनिज्म की, बट इतना सब करने का टाइम एग्जाम में नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करेंगे वो समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसी रिएक्शन को देखिए, है ना, जुगाड़ बता रहा हूं। मैकेनिज्म आपको देख लिया आपने मैकेनिज्म, बट हम यहां पर मैकेनिज्म से सॉल्व नहीं करेंगे, हम जुगाड़ से सॉल्व करेंगे। पहली बात क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। आपको एग्जाम में BCl3 ऑन रिएक्शन विद वाटर दिख जाए या BCl3 प्लस H2O ऐसा रिएक्शन लिख दे या स्टेटमेंट लिख दे, तो आपको समझ जाना है वाटर का आते ही, वाटर के साथ रिएक्शन आते ही दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए। क्या बत्ती जलनी चाहिए? हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब सुनिए, वाटर आपका लुईस बेस है। ठीक है, वाटर को तोड़ दो। क्या कर दो? वाटर को तोड़ दो। मैंने बोला वाटर के पास लोन पेयर है। एक्चुअल में वाटर के पास लोन पेयर में वाटर में दो चीज है, दो स्पीशीज है। ठीक है ना, दो स्पीशीज है, जुगाड़ बता रहा हूं समझना। वाटर के पास दो स्पीशीज है। कौन कौन से स्पीशीज है? H प्लस और OH माइनस। तो एक्चुअल में लोन पेयर किसके पास है? OH माइनस के पास है ना। अब BCl3 में प्लस माइनस चार्ज इमेजिन करो EN के बेसिस पे। बोरॉन पे क्या आएगा? डेल्टा प्लस। क्लोरीन पे क्या आएगा? डेल्टा माइनस। अब आप खुद बताओ, प्लस वाला किस पे अटैक करेगा? H प्लस जो है वो किस पे अटैक करेगा? प्लस प्लस पे अटैक करेगा या माइनस पे अटैक करेगा? माइनस पे। मतलब H प्लस विल अटैक ऑन Cl। ठीक है, और OH माइनस जो है, माइनस वाला किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। मतलब OH विल अटैक ऑन बोरॉन। पर क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? है, क्योंकि SN2 से कराने के लिए पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाना होगा, और ट्रांजिशन स्टेट में वाटर तभी जुड़ेगा जब क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल। ठीक है ना, तो वाटर में से हमेशा OH माइनस जो है वो वहीं पर अटैक करेगा जिसके पास डेल्टा प्लस चार्ज हो और साथ ही साथ क्या हो? वेकेंट ऑर्बिटल। क्योंकि प्लस होने से ये अटैक तो कर सकता है, लेकिन अगर वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो ये जुड़ नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो दो कंडीशन, वाटर में से OH माइनस कहां अटैक करेगा? जिस पे प्लस होगा। प्लस पे वेकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब है ये इस पे अटैक कर सकता है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, सुनना, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, किसी भी एलिमेंट पे OH जुड़ रहा है, किसी भी एलिमेंट पे OH जुड़ रहा है, जैसे बोरॉन पे OH जुड़ेगा, ठीक है, तो बोरॉन का क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा कि ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा? बताइए, बोरॉन का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। अब ये एलिमेंट जनरली नॉन मेटल होगा, कई बार मेटल भी हो सकता है। तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। और अगर ये मेटल होता तो मेटल के हाइड्रोक्साइड को नॉर्मली हाइड्रोक्साइड ही बोला जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा? ये OH जिस एलिमेंट पे अटैक करेगा उस एलिमेंट का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। सुन लो फिर से, है ना, OH जिस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा? जिस पे प्लस चार्ज होगा, साथ में वेकेंट ऑर्बिटल होगा, OH माइनस उस पे अटैक करेगा। OH जिस पे अटैक करेगा उस एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बनेगा। अगर वो एलिमेंट मेटल हुआ तो मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, जैसे CaOH ट्वाइस NaOH, इस तरह से। और अगर वो नॉन मेटल हुआ तो नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। अब एक बात बताना, सुनना ध्यान से, यहां पर बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। क्या निकालो? ऑक्सीडेशन स्टेट। ये प्लस माइनस मैंने समझा दिया आपको, एक बार इसको इरेज कर रहा हूं, देखिए समझा रहा हूं इसी में आगे। ठीक है, देखिएगा ध्यान से भाई। BCl3 था, BCl3 पे किसका अटैक कराया? वाटर का। अब चेक करना है पहले तो हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा। तोड़ दो इसको, इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा। ठीक है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं मैं ना, +3 है, एक क्लोरीन पे -1 है। वाटर को तोड़ दिया मैंने, H प्लस और OH माइनस। OH माइनस विल अटैक ऑन बोरॉन। क्या बोरॉन पे वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। H प्लस विल अटैक ऑन Cl। ठीक है, अब देखो समझना आगे। जब OH अटैक करेगा बोरॉन पे, किस पे अटैक करेगा? बोरॉन पे अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? OH। तो बोरॉन का क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। बोरॉन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोरॉन इज अ टिपिकल नॉन मेटल। और नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। मतलब बोरॉन का क्या मिल जाएगा? ऑक्सी एसिड। देखो रिएक्शन समझना। अब बोरॉन का क्या +3 का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है? +3 का बोरॉन का पता है या नहीं पता है? बोरॉन का एक ही तो ऑक्सी एसिड होता है, बोरिक एसिड, जो अपन पढ़ते हैं मेनली, है ना, H3BO3। ये मिल गया। क्या मिल गया? H3BO3। और साथ में जो H प्लस ने Cl पे अटैक करा है उसकी वजह से क्या मिल जाएगा? HCl। क्या मिल जाएगा? HCl। बैलेंस नहीं कर रहा है ना, 3 HCl वगैरह वो नहीं कर रहे, बस मेन प्रोडक्ट देख रहे हैं। एक तो मिलेगा H3BO3 और एक क्या मिलेगा? HCl। अब
इसको ऐसे भी लिख सकता था BOH थ्राइस, क्या लिख सकता था BOH थ्राइस, लेकिन ऑक्सी एसिड को लिखने का तरीका हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था HAZBOC टाइप का, तो मैंने वैसे लिखा HAZBOC टाइप का लिखा, BOH थ्राइस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जनरली वाटर के साथ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होती है ना। इसमें एक खास बात आएगा यहां पोस्टुलेट्स में, पॉइंट्स में, कि ड्यूरिंग दीज रिएक्शन, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट चेंज जनरली, है ना। जनरली ये 2-4 जगह चेंज होगा, बता देंगे। जैसे मिक्स्ड एनहाइड्राइड में ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ था, डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ था, बट मैक्सिमम जगह जिस एलिमेंट का एटम है, सेंट्रल एटम पे ही होगा मेनली अटैक, उसी स्टेट का उसका हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, देखते जाइए। ट्रांजिशन स्टेट, अगर मान लो रिएक्टेंट में जिसके ऊपर OH ने अटैक करा है, वाटर ने अटैक करा है, उसका रिएक्टेंट में स्टेट sp है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, तो 1 से बढ़ जाएगा, sp2 है तो 1 से बढ़ जाएगा, sp3 है तो 1 से बढ़ जाएगा। ये ट्रांजिशन स्टेट में उसके हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। अब हम लोग हाइड्रोलाइसिस ऑफ सम इंपॉर्टेंट कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स पे आ रहे हैं। अब ध्यान से समझना सारी रिएक्शंस, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जाएंगे 1 बाय 1। पहले एक एग्जांपल ले रहे हैं, ग्रुप 2 का क्लोराइड है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड। बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक या कोवेलेंट, आयनिक है ना, होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू पोलराइजेशन कोवेलेंट होता है। याद करें, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होते हैं, कोवेलेंट होते हैं, ठीक है। अब आप देखो रिएक्शन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे कितना चार्ज है +2, इस पे कितना चार्ज है -1, जुगाड़ से बता रहा हूं। मैंने आपको बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली चेंज नहीं होती। वाटर को तोड़ दो, वाटर को कैसे तोड़ोगे, H+OH-, कैसे तोड़ोगे, H+OH-, H+ विल अटैक ऑन Cl-, क्या मिल जाएगा, HCl, क्या मिल जाएगा, HCl। HCl जहां भी मिलेगा ध्यान रखिएगा, HCl के लिए यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करेंगे। HCl हमेशा क्या देता है, व्हाइट फ्यूम्स, क्या देता है, व्हाइट फ्यूम्स, धुआं। हॉरर मूवीज वगैरह देखी होंगी, दरवाजे के नीचे से ऐसा सफेद 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 धुआं निकल रहा होता है, उसी को फ्यूम्स बोल रहा है, व्हाइट फ्यूम्स, है ना। अब OH- किस पे अटैक करेगा, मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, +2। क्या मैग्नीशियम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है, यस। मैग्नीशियम 3rd पीरियड का एलिमेंट है, d ऑर्बिटल अवेलेबल है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है, इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। मैग्नीशियम पे जब OH अटैक करेगा तो बताओ मैग्नीशियम का क्या बनेगा, हाइड्राइड ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। जो एलिमेंट है जिसपे वाटर का OH अटैक करेगा उस एलिमेंट का हाइड्रोक्साइड बनेगा, तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वो क्या होता है बेटा, MgOH2। आप देख लो यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, जिस स्टेट का एलिमेंट है जनरली उसी स्टेट का उसका हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। यहां Cl-1 है, यहां भी Cl-1 है, तो हाइड्रोलाइसिस में जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी नहीं करती है। चलिए ये प्रोडक्ट आ गया उसका, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, BCl3 वाटर। देखो फिर से हैलाइड आ गया, बोरॉन क्लोराइड कोवेलेंट कंपाउंड है। पहले तो चेक करो हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि कहां पर हाइड्रोलाइसिस होगा, कहां पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। एक बात बताओ, बोरॉन क्लोरीन में से ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, बोरॉन पे +3 है, क्लोरीन पे -1 है। वाटर को तोड़ दो, वाटर को तोड़ दो, कैसे टूटेगा, H+OH-, ठीक है। इस तरह से जुगाड़ से सॉल्व कर रहे हैं। H+ किस पे अटैक करेगा, प्लस वाला अटैक करेगा माइनस पे, क्या मिल जाएगा, HCl, क्या मिल जाएगा, HCl। HCl के कौन से फ्यूम्स मिलेंगे, व्हाइट फ्यूम्स मिलेंगे। और OH- किस पे अटैक करेगा, बोरॉन पे, क्योंकि नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा। लेकिन OH तभी अटैक कर पाएगा जब बोरॉन के पास क्या होगा, खाली डब्बा। क्या बोरॉन के पास खाली डब्बा, यस, इसका मतलब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, है ना। अब दूसरी बात ये, बोरॉन पे जब OH अटैक करेगा तो बोरॉन का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। बोरॉन मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेटल का हाइड्रोक्साइड तो है ना MgOH के फॉर्म में लिखा। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को कौन से स्टेट का नॉन मेटल है, +3, तो +3 वाला ऑक्सी एसिड बनाना है। क्या बनाना है, +3 वाला ऑक्सी एसिड। बताइए बोरॉन का +3 का ऑक्सी एसिड अभी बताया, तो ऑर्थोबोरिक एसिड, ये बन जाएगा BOH थ्राइस या H3BO3। हम इस तरह से ना लिखकर जनरली अब आगे से यही लिखेंगे, क्योंकि नॉन मेटल के लिए इस तरह से फॉर्म होगा। दोनों सही है ना, बट इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। HCl आ गया, बैलेंसिंग नहीं कर रहा हूं, बैलेंसिंग आपको करनी है ना। आगे देखें, AlCl3, ध्यान से सुनना। ग्रुप 13 एल्यूमिनियम का क्लोराइड कोवेलेंट है, एल्यूमिनियम मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, बट बेरिलियम, लिथियम, एल्यूमिनियम है ना, इनके क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड क्या होते हैं, कोवेलेंट। इसमें दो बातें, AlCl3 का स्टीम से रिएक्शन कर रहा है, वाटर ही तो, स्टीम इज टाइप ऑफ वाटर, ठीक है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो हाइड्रोक्साइड बन गया। हाइड्रोलाइसिस देखिए, इस पे +3 है, -1 है, वाटर तोड़ दो, H+OH-, तो H+ विल अटैक ऑन Cl- एंड OH- विल अटैक ऑन एल्यूमिनियम +3, तो एल्यूमिनियम के +3 का हाइड्रोक्साइड मिल गया, एल्यूमिनियम +3 का हाइड्रोक्साइड हो गया AlOH थ्राइस, और साथ में HCl से मिल गया ये, ठीक है। बैलेंसिंग कर दी है यहां पर ऑलरेडी। AlOH थ्राइस
के बारे में खास बात, जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। कैसा? जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी। जब भी ये नाम आ जाए जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी, समझ जाइएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के पीपीटी को जिलेटेनियस व्हाइट पीपीटी बोलते हैं। ठीक है ना? जिलेटिन कवर आपने देखा होगा, उस तरह का व्हाइट पीपीटी दिख रहा होता है, उस तरह का टेक्सचर होता है उसका। ठीक है, चलिए इसमें एक खास बात और आएगी। ये तो आपने AlCl3 को स्टीम से रिएक्शन करा, वेरी हाई एनर्जी था, ये हो गया। लेकिन AlCl3 को जब आप नॉर्मल वाटर से रिएक्शन कराते हैं और वो भी एक्सेस में, तो बेटा क्योंकि ये कोवेलेंट है और H2O है यहां पर, इसमें हाइड्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रेशन। वाटर बहुत ज्यादा है, वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। याद करें हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कैटायन एनायन टाइप का। वाटर इसके आसपास घूमेगा, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लैटिस ब्रेक हो जाएगा। और लैटिस ब्रेक होते ही यहां जो एल्यूमिनियम +3 है ना, ये एल्यूमिनियम +3 जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे, जैसा एलम में होता था। याद करें एक मेटल आयन के आसपास 6 वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट हो जाते थे। तो वैसे एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का मेंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ चुके हैं। एल्यूमिनियम सेंट्रल एटम की तरह एक्ट कर रहा है, सेंट्रल मेटल। वाटर इज एक्टिंग एज अ लिगैंड। 6 वाटर ने इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के AlH2O6+3 बना लिया, और जो 3 Cl है वो यहां पर आ गया। बेसिकली हुआ क्या, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड था, ये एक्सेस वाटर में ड्यू टू हाइड्रेशन ब्रेक हो जाता है और आयनिक कंपाउंड में बन जाता है AlCl3, जो आयंस में ब्रेक हो गया। ये वाटर हाइड्रेटेड फॉर्म में यहां पर एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखें, स्टीम और एक्सेस वाटर, आयनिक कंपाउंड ड्यू टू हाइड्रेशन, आयंस में ब्रेक हो गया। चलिए आगे बात कर रहे हैं CCl4। ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर कार्बन का स्टेट +4 है, क्लोरीन का स्टेट -1 है। वाटर को तोड़ दो, कैसे टूटेगा? H+OH-, बताइए H+ किस पे अटैक करेगा? प्लस वाला अटैक करेगा, माइनस पे क्या मिलना चाहिए था? HCl। और OH- किस पे अटैक करना चाहिए था? कार्बन पे। भाई माइनस किस पे अटैक करेगा? प्लस पे। ठीक है, अटैक होगा। लेकिन क्या कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है? नहीं है। और इसीलिए यहां पर क्या लिखा गया बेटा? नो हाइड्रोलाइसिस। ग्रुप 14 एनसीईआरटी रीड करेंगे तो मिलेगा नो हाइड्रोलाइसिस। CCl4 डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस। क्यों? रीजन लिख लेना, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल इन CCl4। कार्बन जिसके ऊपर OH अटैक करेगा, कार्बन, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखें, इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। बट ये हाइड्रोलाइसिस कौन से मैकेनिज्म से पढ़ रहे हैं बेटा? SN2 मैकेनिज्म से पढ़ रहे हैं। कौन से मैकेनिज्म से? SN2 मैकेनिज्म से। अगर सुनना मेरी बात, ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई, जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना वो ये है, कई बार आपसे पूछ लेगा SN1 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN1। ठीक है, अपने काम का नहीं है, बट मैं एक एग्जांपल बता दे रहा हूं। SN1 में क्या होता है पता होगा आप लोगों को। जैसे CCl4 डायरेक्टली लिख देता हूं, CCl4 लिखा है ना, और वाटर लिया, और आपको बोल दिया अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ड्रास्टिक कंडीशन, है ना। और कौन सा मैकेनिज्म? SN1। SN1 में पहले अटैक होता है या बॉन्ड क्लीवेज होता है? बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, अगर बॉन्ड क्लीवेज हो गया तो कार्बन के पास जगह खाली हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। तब वाटर अटैक कर लेगा। यहां पर वाटर को पहले अटैक करना है, बाद में बॉन्ड टूटना है, तो वाटर अटैक ही नहीं कर पाए क्योंकि वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहां पर पहले बॉन्ड टूटेगा, SN1 में पहले बॉन्ड क्लीवेज होगा, है ना। बॉन्ड टूटेगा तो बेटा 2 क्लोरीन निकाल लो, क्योंकि HCl बनेगा, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल जाएंगे, 2 Cl यहां बचे और 1 ऑक्सीजन इस पर अटैक कर देगा। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन आपको यह प्रोडक्ट मिलता है बेटा यहां पर, COCl2, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलते हैं? फॉस्जीन। तो ध्यान रखें, CCl4 अपने सिलेबस के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से, CCl4 विल नॉट शो हाइड्रोलाइसिस, बिकॉज हम कौन सा मैकेनिज्म लेकर चल रहे हैं? SN2। बट ऐसा नहीं है कि CCl4 का हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता। आप जैसे जैसे मैकेनिज्म चेंज करेंगे हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल हो सकता है। SN1 मैकेनिज्म से CCl4 में हाइड्रोलाइसिस होता है, क्योंकि यहां पहले बॉन्ड क्लीवेज होगा, फिर वाटर अटैक करेगा, तो जगह मिल जाएगी वाटर को अटैक करने के लिए, और आपको क्या मिल जाएगा? फॉस्जीन मिल जाएगा, दैट इज COCl2। पॉइजनस गैस होती है। ठीक है, तो हम लोग ध्यान रखें, ये मैंने बस एक्स्ट्रा आपको बता दिया पॉइंट, बट आप इसी के अकॉर्डिंगली, SN2 के अकॉर्डिंगली चलेंगे। चलिए अगला केस देखें। कार्बन ग्रुप 14, सिलिकॉन ग्रुप 14 की बात कर रहा हूं। ग्रुप 14 का क्लोराइड लिया, SiCl4। एक बार इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि आपको दिख सके क्लियर। ये देखें SiCl4। बताइए सिलिकॉन पे कितना स्टेट है? +4। Cl पे कितना है? -1। वाटर को तोड़ दो, कैसे टूटेगा? H+OH-, अटैक कराइए, H का अटैक हो जाएगा Cl पर, HCl तो मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। HCl के कैसे फ्यूम्स? व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, OH- अटैक करेगा उस पर जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, और प्लस चार्ज जनरली आपको सेंट्रल एटम पे मिलेगा। अभी तक जितने एग्जांपल देखे सेंट्रल एटम पे प्लस चार्ज है, आगे भी ऐसा ही होगा, एक जगह पर केवल चेंज आएगा।
देखिए OH माइनस विल अटैक ऑन सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, इसीलिए इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। CCl4 में कार्बन के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं था, इसीलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ था। जब OH अटैक करेगा सिलिकॉन पे तो SiOH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? SiOH4। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिलिसिक एसिड। जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। एक बात और सुनना, एनसीईआरटी में इसके लिए इस रिएक्शन, दो तरह की रिएक्शन मिलेगी वाटर के साथ SiCl4 के, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। इसको लिख दूं अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं ऑक्सी एसिड के फॉर्म में H4SiO4, ये ऐसा लिखेगा H4SiO4। इसमें से वाटर निकल जाएगा, एक वाटर H2O निकलते ही क्या बन जाएगा? H2SiO3। इसमें से एक वाटर निकलेगा, क्या बन जाएगा? SiO2। एक्चुअल में जो SiOH4 बनता है ये स्टेबल नहीं होता। जैसे आप पढ़ते हो ना कार्बन पे 4 OH नहीं आ सकते, 2 OH नहीं आ सकते, इस तरह की बातें याद आ रही होंगी, वैसे इसमें भी हो रहा है। एक वाटर निकलेगा ये, एक और वाटर निकलेगा ये। लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, इसीलिए दोनों में से कुछ एक ऑप्शन आपको दिया होगा, इसीलिए आप ध्यान रखें, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं ना, एक दिया होगा कोई भी। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले पार्ट पे। ग्रुप 15 ट्राइक्लोराइड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रुप 15 ट्राइक्लोराइड्स, ध्यान से समझना। ग्रुप 15 के ट्राइक्लोराइड में हम NCl3 PCl3 है ना, ये तो मैंने आपको बोला था जनरली हम ग्रुप के ऊपर वाले एलिमेंट के हैलाइड पढ़ेंगे क्योंकि वो कोवेलेंट होते हैं, और ग्रुप में नीचे जाने पर आयनिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मेटल का नॉन मेटल, क्लोराइड तो ले ही रहे। अब ग्रुप में जैसे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आएंगे, तो जो एंटीमनी बिस्मथ है ना उनमें मेटालिक कैरेक्टर है, और मेटल का नॉन मेटल के साथ जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? आयनिक। और आयनिक कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस प्रॉपर नहीं होता है। तो हम लोग यहां पर मेनली NCl3 PCl3 वगैरह की बात करेंगे, बट आपके सिलेबस में वो SbCl3 BiCl3 का हाइड्रोलाइसिस दे रखा है। इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां पर पूरे ग्रुप के हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ने हैं। बाकी सब जगह देखो, हमने बोरॉन पढ़ा या एल्यूमिनियम पढ़ा, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स, कार्बन पढ़ा, सिलिकॉन पढ़ा, फर्स्ट 2 एलिमेंट। ये इकलौता ऐसा ग्रुप है जहां पूरे ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस आपको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंगली। तो ध्यान से देखें, NCl3 PCl3 AsCl3 SbCl3 और BiCl3, इन सबका हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे। खास बात सुनना, इसमें 3 टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी आपको। इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल सेम होगा, ठीक है, इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल सेम होगा। इन दोनों में हाइड्रोलाइसिस क्यों सेम होगा? क्योंकि ये आयनिक नेचर के कंपाउंड है ना, मेटल और नॉन मेटल का बॉन्ड आयनिक होगा, तो आयनिक की वजह से इनका प्रॉपर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, इनका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस देखने को मिलेगा। तो इनके प्रोडक्ट कुछ डिफरेंट बनेंगे जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। बट इन दोनों का हाइड्रोलाइसिस जैसा हमने करा वैसा ही इसका भी वैसा ही हाइड्रोलाइसिस होगा, लेकिन ये पूरे हाइड्रोलाइसिस का सबसे डिफरेंट एग्जांपल है। क्या बोला मैंने? ये पूरे हाइड्रोलाइसिस का सबसे डिफरेंट एग्जांपल है। तो 3 टाइप की रिएक्शंस आएंगी, इसकी अलग, इन दोनों की एक जैसी, उन दोनों की एक जैसी। देखिए क्या डिफरेंस आने वाला है। सबसे पहला रिएक्शन NCl3 विथ वाटर, NCl3 विथ वाटर, फर्स्ट रिएक्शन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, स्टार मार्क कर लो, धड़ाधड़ स्टार मार्क कर लो, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये पूरे हाइड्रोलाइसिस का सबसे डिफरेंट पॉइंट है। अब एक बात बताओ, हाइड्रोलाइसिस कराना है NCl3 का वाटर के साथ, पहली बात चेक करो हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा। बेटा इसको तोड़ दिया, कैसे टूटेगा? H+OH-, ठीक है, अटैक कराया। और नाइट्रोजन और क्लोरीन में से क्या करेंगे बताइए? अभी तक अटैक कहां हो रहा था? सेंट्रल मेटल पे अटैक हो रहा था, सेंट्रल एटम पे अटैक हो रहा था। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किस पे होता था? सेंट्रल एटम पे। लेकिन ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर OH किस पे अटैक करेगा बेटा? क्लोरीन पर, साइड एटम पे। अभी तक जितने भी एग्जांपल आपने पढ़े उन सब में OH का अटैक किस पे होता था? सेंट्रल एटम पर, है ना। और यहां पर ये इकलौता ऐसा एग्जांपल है जहां पर OH का अटैक कहां होगा? क्लोरीन पर। क्यों हुआ ऐसा? ध्यान से सुनो, अभी तक जितने भी एग्जांपल आपने देखे उसमें से सेंट्रल और साइड में से साइड एटम क्लोरीन था जनरली, तो क्लोरीन का EN ज्यादा था और सेंट्रल एटम का EN कम था। नाइट्रोजन और क्लोरीन में याद करिए दोनों का EN अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, दोनों का EN अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। और इसी कारण से हम प्लस और माइनस शो ना करके क्या कर रहे हैं, यहां पर OH को किसके ऊपर अटैक करना है? जिसके ऊपर वेकेंट ऑर्बिटल होगा। और बताइए वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर किसके ऊपर है? क्लोरीन के ऊपर, इसलिए OH विल अटैक ऑन क्लोरीन। साथ ही साथ H+ विल अटैक ऑन नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पे मैं यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और क्लोरीन पे +1 स्टेट लेकर चल रहा हूं, ठीक है ना। और देखें OH पर OH माइनस जो है वो Cl पे अटैक करेगा, क्लोरीन पर क्या है? +1। तो बताइए Cl का OH पर जब अटैक होगा या OH का Cl पर अटैक होगा तो क्लोरीन का क्या बनेगा?
हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनेगा? हाइड्रो ऑक्साइड। और क्लोरीन मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। नॉन मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा मतलब ऑक्सी एसिड बनेगा। बताइए क्लोरीन कौन सी स्टेट में दिख रहा है? +1। क्या हेलोजन का +1 का कोई ऑक्सी एसिड बनता है? यस। हेलोजन का +1 वाले ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HOX, हाइपोहेलस एसिड। तो यहां पर आपको ClOH मिल जाएगा, या फिर ClOH ना लिखते हुए, है ना, लिखने के तरीके अलग अलग है, मैं सारे तरीके आपको बता रहा हूं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं। ClOH के बदले हम क्या लिख देंगे? HOCl। यहां पर क्लोरीन का स्टेट +1, यहां पर क्लोरीन का स्टेट +1। ध्यान रखें सबसे डिफरेंट केस ही है, ठीक है। यहां पर साइड एटम पे अटैक हुआ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल एंड पॉजिटिव चार्ज। अब देखो H+ अटैक करेगा नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन का स्टेट कितना है बेटा? -3। -3 तो कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 3। बताइए क्या मिल जाएगा? NH3 गैस, अमोनिया गैस। दिस कैन बी ट्रीटेड एज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अभी तक अब पीछे वाली जो रिएक्शन है ना, उन सब रिएक्शन में देखो आपको क्या मिल रहा था? HCl। क्या मिल रहा था? HCl। क्या मिल रहा था? है ना, जहां पर भी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है आपको HCl देखने को मिल रहा था। ये इकलौता ऐसा रिएक्शन है जहां पर HCl के बदले आपको क्या देखने को मिल रहा है? अमोनिया। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विथ वाटर डिफरेंट टाइप ऑफ बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। तो बाकी सब में बाय प्रोडक्ट HCl मिलेगा आपको, केवल ये है जहां पर आपको बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? अमोनिया। इस बात को ध्यान रखें। चलिए आगे दूसरे एग्जांपल्स पे आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं ताकि जगह मिल जाए। देखिएगा सेकेंड एग्जांपल पे आ रहे हैं। कौन है? PCl3, है ना। इस पूरे ग्रुप को पढ़ना है, ट्राइक्लोराइड्स को। अगला क्या आ रहा है? AsCl3 + H2। देखते जाइए। अब हाइड्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट देखिए। ये इकलौता ऐसा एग्जांपल था जहां सेंट्रल और साइड में से साइड पे अटैक हुआ, क्योंकि EN डिफरेंस नहीं था, EN सेम था अप्रोक्सीमेटली। यहां पर फास्फोरस पे प्लस आएगा, यहां पर आर्सेनिक पे प्लस आएगा, क्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1। बताइए H+ किस पे अटैक करेगा? Cl पर। तो क्या मिल जाएगा? HCl। H+ किस पे अटैक करेगा? Cl पर। क्या मिल जाएगा? HCl के व्हाइट फ्यूम्स। अब बताओ OH- किस पे अटैक करेगा? फास्फोरस पे। फास्फोरस कौन सी स्टेट में? +3। क्या फास्फोरस पे जब OH अटैक करेगा तो फास्फोरस के +3 का ऑक्सी एसिड बन जाएगा? यस। और फास्फोरस +3 का ऑक्सी एसिड कौन होता है? फास्फोरस एसिड, H3PO3। ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बिल्कुल सेम रिएक्शन है दोनों, है ना। यहां पर AS का +3 का ऑक्सी एसिड क्या बन जाएगा? H3AsO3। खास बात सुनना, HOCl की बेसिसिटी कितनी है? 1। H3PO3 की बेसिसिटी कितनी है? 2। याद रखो फास्फोरस में इस वाले की बेसिसिटी कितनी थी? 2। पर फास्फोरस के अलावा बाकी किसी का भी ऑक्सी एसिड आ जाए, जितने हाइड्रोजन उतनी बेसिसिटी, मतलब H3AsO3 की बेसिसिटी क्या रहेगी? 3। बट ये फास्फोरस की बेसिसिटी 2 है, याद रखें, पढ़ चुके हैं। इसके बाद फिफ्थ, अब क्या आ रहा है? SbCl3 और क्या आ रहा है? BiCl3। साथ में दोनों का क्या कराना है? हाइड्रोलाइसिस। लेकिन इनके लिए दोनों की रिएक्शन सेम होगी, है ना। बट इन दोनों में ध्यान रखें, इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। क्या मिलेगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। लिखेंगे आप, इन दोनों में क्या मिलेगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू ग्रेटर आयनिक कैरेक्टर। देखिए ऊपर तो नॉन मेटल के बॉन्ड है, कोवेलेंट है। नीचे गए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया। मेटल का नॉन मेटल से कैरेक्टर जो आएगा वो आयनिक टाइप का आ जाएगा। तो हमें ये पढ़ना है, इसीलिए हम देख रहे हैं इसको, अदरवाइज है ना इसका अलग हाइड्रोलाइसिस थोड़ा डिफरेंट है। इन दोनों में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इनका प्रॉपर हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। इनका क्या होगा बेटा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में आपको प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेंगे। जैसे बाकी सब जगह हमें क्या मिल रहा था? हाइड्रोक्साइड मिल रहा था। या हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, या आयनिक नेचर का कंपाउंड मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी ऑक्सीक्लोराइड। क्या मिलेगा? ऑक्सीक्लोराइड। तो इसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है SbOCl, और इसमें जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है BiOCl, और साथ ही साथ HCl के व्हाइट फ्यूम्स तो आपको मिलने ही है, ठीक है ना। तो HCl में कोई चेंज नहीं। इसीलिए मैंने बोला था आपको एक क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंट बाय प्रोडक्ट। देखो बाकी सब में HCl है, इसमें कौन सा बाय प्रोडक्ट मिल रहा है बेटा? आपको अमोनिया गैस मिल रही है, ठीक है ना। इसमें देखो SbOCl, BiOCl, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये ऑक्सी एसिड नहीं है, ये ऑक्सीक्लोराइड मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका आयनिक नेचर है, इनका प्रॉपर हाइड्रोलाइसिस हो ही नहीं पाया, आपको आयनिक कंपाउंड मिल गया। SbOCl को बोलते हैं एंटीमनियल क्लोराइड, या एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड टाइप का भी नाम दे देते हैं। और इसको बोल देंगे बिस्मथिल क्लोराइड। क्या बोल देंगे? बिस्मथिल
क्लोराइड, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, एंटीमोनियल क्लोराइड, बिस्मथिल क्लोराइड, इसमें अभी भी वही बात है। यहां देखो ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस का +3, यहां पर भी +3, यहां भी +3। देखिए अभी तक जितनी भी आपने हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन पढ़ी उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा। जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। इसमें हाइड्रोक्साइड तो नहीं मिल रहा, लेकिन जो स्टेट है स्टिल वो सेम है। एसबी पे +3, ओ पे -2, सीएल पे -1, ठीक है ना। बिस्मथ पे +3, ओ पे -2, सीएल पे -1। इसमें एक खास बात है जो आपको ध्यान रखनी है, वो लास्ट वाला है, बिस्मथिल ऑक्सीक्लोराइड वाला या बिस्मथिल क्लोराइड वाला जो है मैं बोलूं अगर, तो इसमें खास बात क्या है, ये पीपीटी देता है, ठीक है। ये दोनों ही वैसे पीपीटी है, पर ये इसका जो पीपीटी होता है व्हाइट पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है? व्हाइट। ध्यान सुनो, उसको बोलते हैं पर्ल व्हाइट पीपीटी, मोतियों जैसा सफेद, है ना। कौन सा पीपीटी बोलते हैं बेटा? पर्ल व्हाइट पीपीटी। ये कहां लिखेंगे? बिस्मथ वाले केस के नीचे, है ना, स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। तो आप ध्यान रखें, BiOCl के नीचे लिख लेना पर्ल व्हाइट पीपीटी। एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट गिव्स पर्ल व्हाइट पीपीटी, तो कौन देगा बेटा? बिस्मथ के कंपाउंड में, बिस्मथ BiCl3 का हाइड्रोलाइसिस या BiOCl या बिस्मथ मेंशन्ड हो तो ध्यान रखें बिस्मथ का पर्ल व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस थे ये। अब आते हैं ग्रुप 16 के केस पे। 15 देख लिया, 16 में वापस से एक एक दो दो ही डिस्कस करेंगे, बस ग्रुप 15 में सारे एलिमेंट्स पढ़ने थे हमें। SF6 में सल्फर पे कितना है बेटा? +6, फ्लोरीन पे कितना है बेटा? -1, वाटर को तोड़ दो, H+OH-, समझते जाना। H+ अटैक करेगा फ्लोरीन पे, OH- अटैक करेगा सल्फर पे। क्या सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? यस। और सल्फर के पास डब्बा भी खाली है बेटा? यस। तो सल्फर का हाइड्रोलाइसिस तो हो जाना था यहां पर, बट फिर भी क्या लिखा है बेटा? नो हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखा है? नो हाइड्रोलाइसिस। क्यों? क्योंकि बेटा SF6 सल्फर कौन से पीरियड का एलिमेंट है बेटा? थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। तो सल्फर के आसपास ये जो 6 फ्लोरीन है ना, ये सल्फर को कुछ इस तरह से स्टेरिकली क्राउड करके रखते हैं, स्टेरिकली सराउंड करके रखते हैं। भाई SN2 मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, तो SN2 में पहले वाटर को अटैक करना पड़ेगा। वाटर पहले ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, फिर कोई बॉन्ड टूटेगा, है ना। तो वाटर को अटैक करने के लिए जो जगह चाहिए होती है वो मिल ही नहीं पाती, क्योंकि सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुका है और इसीलिए यहां पर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। तो SF6 के लिए जब भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना, SF6 विल नॉट शो हाइड्रोलाइसिस बिकॉज in SF6, 6 fluorine atoms surround sulfur in such a spherical manner that water cannot attack on it. ठीक है, ये ध्यान रखें, इसको नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, इसलिए इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। चलिए अगला जो पॉइंट आ रहा है, अगले जो कंपाउंड्स आ रहे हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस हमें पढ़ना है, दैट इज इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। कौन से? इंटर हेलोजन कंपाउंड, मतलब हम ग्रुप 17 के कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। इंटर हेलोजन का मतलब जब हेलोजन के साथ ही कंपाउंड बना ले, पर दोनों हेलोजन अलग अलग हो, है ना। जैसे IF7 sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ClF3 टी शेप, है ना, कुछ याद आ रहा है। तो कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन डिफरेंट हेलोजन, जब एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से कंपाउंड बनाता है उसे बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन नॉर्मल हेलोजन। जो पेरेंट हेलोजन होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में इंटर हेलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पोलर बॉन्ड होगा। जैसे मैंने बोला ClCl, है ना, तो ClCl ये पेरेंट हेलोजन हो गया। मैंने बोल दिया Br ये पेरेंट हेलोजन हो गया। इसके कंपैरिजन में जो BrCl3 टाइप का कंपाउंड बनेगा, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो पेरेंट हेलोजन के कंपैरिजन में इंटर हेलोजन मोर रिएक्टिव होता है जनरली, ठीक है ना। सिर्फ फ्लोरीन F2 अगर होता है तो कंडीशन चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड्स कैसे होते हैं बेटा? पोलर। ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। पोलर बॉन्ड है तो अटैक करना आसान हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज सेपरेशन मिल जाता है। जैसे ICl इज मोर रिएक्टिव देन Cl2। आयोडीन और Cl के कंपैरिजन में Cl2 की रिएक्टिविटी कम है और ICl ज्यादा रिएक्टिव है। इंटर हेलोजन है, इसमें पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, इसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, इसीलिए ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा। चलिए ClF3 BrF3, देखिए फ्लोरीन का कंपाउंड है, इंटर हेलोजन। ब्रोमीन फ्लोरीन का कंपाउंड है, इंटर हेलोजन। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर यूज्ड इन एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है ना, ग्रुप 17 में। तो ध्यान रखें, एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम मतलब यूरेनियम के कंसंट्रेशन को अच्छा करने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी को एनरिच करने के लिए इसका यूज करते हैं। और रिएक्शन क्या है? यूरेनियम लिया, ClF3 से रिएक्ट कराया, आपको क्या मिल गया? UF6, है ना। और ये जो UF6 मिलता है, दिस इज
मच मोर रिएक्टिव देन यूरेनियम। तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। ध्यान से सुनना, हेलोजन हेलोजन के साथ कंपाउंड बनाएगा, लेकिन कितने टाइप के? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के हेलोजन से कंपाउंड मिलते हैं। याद करिए ऑक्सी एसिड जब हमने पढ़ा था तो ऑक्सी एसिड में हेलोजन के जो ऑक्सी एसिड थे 4 स्टेट में बने थे, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक, परहेलिक, +1, +3, +5, +7। वही कंडीशन यहां पर आएगी। देखिए पहला ए बी टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड, ए बी टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड, या इसको मैं लिखूंगा XX-, क्या लिखूंगा? XX-। यहां पर अगला AB3, इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर XX-3, कैसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल देखो ClF, BrF, IF, दोनों हेलोजन एक एक। यहां पर एक हेलोजन एक है और एक हेलोजन 3 है, 2 टाइप है ना। X भी हेलोजन है, X- भी हेलोजन है। फिर XX-5 टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिसके एग्जांपल्स हैं, और फिर XX-7 टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड है जिसके एग्जांपल आपके सामने। ध्यान से सुनना, X जो है, जो सेंट्रल एटम होगा, कौन होगा? सेंट्रल एटम। ये वो होना चाहिए जिसका साइज ज्यादा हो या En कम हो, है ना। अब जैसे 2 हेलोजन है, 2 हेलोजन में से किसको X मानना है, किसको X- मानना है, किसको सेंट्रल माने, किसको साइड एटम माने। तो सेंट्रल एटम वो वाला हेलोजन होगा जिसका साइज बड़ा होगा और En कम होगा, और साइड एटम वो हेलोजन होगा जिसका साइज छोटा होगा और En ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल का साइज बड़ा होगा तब जाके स्टेरिक क्राउडिंग कम हो जाएगा। सेंट्रल बड़ा और साइड छोटे छोटे। अब अगर सोचो साइड सेंट्रल छोटा हो जाए और साइड एटम बड़े बड़े आ जाए तो कंपाउंड ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए सेंट्रल एटम उस हेलोजन को लेना है, जो भी 2 हेलोजन होंगे जिसका साइज बड़ा हो वो सेंट्रल और जिसका साइज छोटा हो वो साइड एटम हो जाएगा। ये 4 टाइप आ गया। अब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, ए को X माना है यहां पर, है ना। ये जो X है ये A है यहां पर और ये B है। तो आप देखो इसमें A पर कितना स्टेट आ रहा है? +1, +3, +5 और +7। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब इसको मैं पानी में ले जाऊंगा, ठीक है, जैसे मैंने AB, ये AB टाइप का कंपाउंड ले लिया या XX- टाइप का कंपाउंड ले लिया, इसको मैंने रिएक्शन करा दिया किससे? वाटर से। इस पर है +1 और इसका En ज्यादा है तो इस पे क्या आ जाएगा? -1, है ना। B का En ज्यादा है, माइनस आएगा और उस पर प्लस आएगा। वाटर के साथ रिएक्शन करा है, वाटर को तोड़ दो, कैसे टूटेगा? H+OH-, वाटर का H+ अटैक करेगा B पर तो क्या मिल जाएगा? HB, या X- लिखूंगा तो HX- मिल जाएगा आपको, और OH- जो है वो अटैक करेगा A पर या X पर, और A का OH से रिएक्शन होगा। A क्या है बेटा? हेलोजन। हेलोजन का जो हाइड्रोक्साइड होगा वो क्या होगा? ऑक्सी एसिड। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड को क्या बोलेंगे? ऑक्सी एसिड। और ए जो हेलोजन है, क्या हेलोजन का +1 का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है? यस। कौन सा? हाइपोहेलस, HOX टाइप का या HOA टाइप का, डिपेंड करेगा। इसी तरह से जब हम XX-3 पर रिएक्शन कराएंगे, किस पर रिएक्शन कराएंगे? ध्यान सुनना मेरी बात, अभी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आएगी। XX-3 पर वाटर का अटैक कराएंगे। इस पर X का स्टेट है बेटा +3 और X- का है -1, है ना। ये देख लो IF3, आयोडीन पे +3 है, फ्लोरीन पे -1 है। अटैक करा दो वाटर का, H2O का अटैक कराओ, कैसे टूटेगा? H+ और OH-। H+ किस पर अटैक करेगा? मोर En वाले पर, क्योंकि प्लस माइनस पे जाएगा तो क्या मिल जाएगा? HX-, है ना। IF3 -1। अब सुनो, OH जो है वो अटैक करेगा X पर, X पर अटैक करेगा OH-, और X कौन सी स्टेट में बेटा? +3। तो ये नॉन मेटल है ना, हेलोजन है ये। हेलोजन का ऊपर जब OH का अटैक होगा तो हेलोजन का हाइड्रोक्साइड बनेगा, लेकिन कौन सी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनेगा? +3 का। क्या +3 में हेलोजन का कोई ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है? यस। वो कौन होता है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक या परहेलिक? हेलस एसिड। अब सुनना, हेलस एसिड का फॉर्मूला क्या बनता है? HXO2। क्या बनता है? HXO2। ऐसा चमत्कार मत दिखा देना कि आपने देखा यहां +3, आपने देखा यहां OH और आप ऐसा बना दो XOH3, बिल्कुल गलत। ये ध्यान रखना बेटा, जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का हाइड्रोक्साइड बनाना। वो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जरूरी नहीं ऐसा ही हो, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। और याद करो, हेलोजन के +3 के ऑक्सी एसिड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो क्या होता है? HXO2। क्या होता है? HXO2। ध्यान से सुनना, इरेज कर रहा हूं फिर से, ये आ गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, जैसे मैंने बोला PCl5, ठीक है, यहां फास्फोरस का स्टेट कितना है? +5। आपने इस पर अटैक करा दिया किसका? वाटर का। बताइए वाटर कैसे टूटेगा? H+ और OH-।
H प्लस किस पे अटैक करेगा? Cl पर। Cl पे कितना चार्ज है? -1। क्या मिल गया? HCl। ठीक है। और OH किस पे अटैक करेगा? फास्फोरस पे। फास्फोरस किस पे? +5। +5 में फास्फोरस का हाइड्रोक्साइड। ऐसा चमत्कार मत दिखा देना कि यहां +5 है तो यहां 5 OH ज्वाइन कर दो। नहीं, गलत, ये बनता ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। फास्फोरस का +5 का हाइड्रोक्साइड बनाना है, और फास्फोरस का +5 का हाइड्रोक्साइड मतलब फास्फोरस का +5 का ऑक्सी एसिड। और फास्फोरस +5 का जो पेरेंट एसिड है उसका फॉर्मूला ये नहीं है बेटा, उसका फॉर्मूला क्या है? H3PO4। तो ध्यान रखना, +5 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा, और फास्फोरस के +5 का ऑक्सी एसिड कौन होता है? H3PO4। ठीक है, तो बात आ गई समझ में? चलिए ध्यान से देखो, ये जैसे लिया AB5 टाइप का, तो यहां BrF5 IF5 है, ClF5 है। बताइए इसमें क्लोरीन +5 है और आयोडीन पे कितना है? -1। वाटर से रिएक्शन कराऊंगा तो H प्लस और OH माइनस में से कौन किस पे अटैक करेगा? H प्लस अटैक करेगा F पे, प्लस माइनस HF बन जाएगा, और OH माइनस अटैक करेगा क्लोरीन पे। क्लोरीन का +5 का हाइड्रोक्साइड ClOH5 बनेगा क्या? नहीं। +5 का ऑक्सी एसिड कौन सा बनता है? हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक। हेलिक का फॉर्मूला HXO3, मतलब यहां पर आपको मिलेगा HClO3, क्योंकि क्लोरीन का +5 का जो ऑक्सी एसिड बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, वो HClO3 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसके रिएक्शंस देख रहे हैं आप। XX डैश है ना, AB। X का मतलब A है, X डैश का मतलब B है। बताइए यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, इसमें पहला वाला जो हेलोजन है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, +1। बाद वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, -1। वाटर का अटैक कराया तो बेटा H प्लस अटैक करेगा X डैश पर, तो बन जाएगा HX डैश, और OH माइनस अटैक करेगा X पर, +1 वाला ऑक्सी एसिड बनेगा, और +1 वाला हेलोजन का जो ऑक्सी एसिड है दैट इज दिस इज नोन एज हाइपोहेलस एसिड। लिख भी लेना, हाइपोहेलस एसिड। अब देखें अगला, सेकेंड टाइप का इंटर हेलोजन कंपाउंड AB3 टाइप का। इस पर स्टेट है +3, इस पर स्टेट है -1, है ना। X पर +3, X डैश पे -1। वाटर का अटैक कराया, H प्लस अटैक करेगा X डैश पर, है ना, तो HX डैश बन जाएगा, क्योंकि -1 है तो एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। और OH जो है वो अटैक करेगा +3 पे। हेलोजन का +3 का ऑक्सी एसिड क्या होता है? हेलस एसिड। और हेलस एसिड का फॉर्मूला आपके सामने लिखा है HXO2। जिस स्टेट का एलिमेंट है उसी स्टेट का ऑक्सी एसिड बना दो, उसका जो भी फॉर्मूला होता है वो आपको आना चाहिए, हाइपोहेलस, हेलस। चलिए XX-5, यहां +5, यहां -1, HX डैश तो एज इट इज आ जाएगा, और +5 का हेलोजन का ऑक्सी एसिड। ऐसा नहीं कि XOH5 बना दें, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बनेगा, है ना। +5 का जो ऑक्सी एसिड एग्जिस्ट करता है वो क्या एग्जिस्ट करता है? HXO3 हेलिक एसिड। और इसी तरह से XX-7 पे +7 -1, तो +7 वाला ऑक्सी एसिड आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पर हेलिक एसिड। ठीक है, अब देखें इसी के एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। इंटरहेलोजन +1 -1, +3 -1, +5 -1, +7 -1। वाटर का अटैक कराइए, फ्लोरीन पे हर जगह -1 है, तो H प्लस अटैक करेगा HF 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 HF, ये आ गया। और OH अटैक करेगा क्लोरीन पर, तो +1 का ऑक्सी एसिड HOX, +3 का ऑक्सी एसिड HXO2, +5 का ऑक्सी एसिड HXO3, और +7 का ऑक्सी एसिड HXO4 टाइप का ऑक्सी एसिड आपको मिल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। ये तो हमने विदाउट बैलेंसिंग लिखा है। क्या लिखा है? विदाउट बैलेंसिंग। मैंने आपको पहले ही बोला था बैलेंसिंग आप खुद करेंगे। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा कि ClF3 ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, तो आपको पता होना चाहिए HClO2 एंड HF। बट क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया, इरेज कर रहा हूं उसको, है ना, नोट कर लेना आप इसको। देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फॉर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ClF3, क्या बोला? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ClF3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड? तब आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करोगे, यहां जो भी इसका है ना सबस्क्रिप्ट क्या जो भी इसके पहले आ जाएगा नंबर, है ना, 2 3 4 जो भी, आप बैलेंसिंग करके देखेंगे वो आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं। चलिए इसके बाद बात कर रहे हैं, ग्रुप 17 तक बात हो गई। अब आते हैं ग्रुप 18 के कंपाउंड्स के हाइड्रोलाइसिस में। ग्रुप 18 है नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। हम लोग ये जानते हैं इनर्ट गैसेस जनरली कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट क्या उनमें से जेनॉन कंपाउंड बनाता है या नहीं बनाता है? बेटा बनाता है। उसके कंपाउंड तो हमने पढ़े होते हैं ना, तो जेनॉन कंपाउंड बना रहा होता है, और जेनॉन के ही फ्लोराइड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जेनॉन जब भी कंपाउंड बनाएगा उस कंपाउंड में ऑक्सीजन या फ्लोरीन का होना कंपलसरी है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
जेनॉन के 3 फ्लोराइड्स हैं, ध्यान से देखना, XeF2, XeF4, XeF6, उसको भूल जाइए अभी, ठीक है। ये 3 कंपाउंड्स हैं, XeF2, XeF4, XeF6, इन तीनों का हाइड्रोलाइसिस हमको पढ़ना है। ये जो हाइड्रोलाइसिस है, याद करें मैंने आपको बोला था हाइड्रोलाइसिस अलग अलग मैकेनिज्म से होता है, SN1, SN2 वगैरह वगैरह। यहां पर हाइड्रोलाइसिस में जनरली जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो जिस स्टेट का एलिमेंट होता है, जैसे यहां पर देखो जेनॉन पे +2 है, जेनॉन पे +4 है, जेनॉन पे +6 है, OH अटैक करेगा जेनॉन पर, OH अटैक करेगा जेनॉन पर, OH अटैक करेगा जेनॉन पर। तो जेनॉन पे अटैक करेगा तो जेनॉन का क्या मिलना चाहिए था, हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड। जेनॉन के हाइड्रोक्साइड नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट कुछ और देखने को मिलेंगे। तो ये वाली रिएक्शंस आपको याद रखनी है, ठीक है ना। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, लेकिन ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें रेडॉक्स मैकेनिज्म काम में आएगा। कौन सा मैकेनिज्म काम में आएगा, रेडॉक्स वाला, ठीक है। देखते जाइए, चेक करते जाइए। XeF2 वाटर, XeF2 वाटर, XeF4 वाटर, XeF6 वाटर। अब सुने क्या हुआ, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनाने, ठीक है। अब देखिए, जब मैं इस पे अटैक कराऊंगा तो इसका हाइड्रोक्साइड तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ऑक्साइड टाइप का कुछ बन जाना चाहिए था। तो यहां पर +2 का अगर मैं जेनॉन का ऑक्साइड बनाऊं, सुनना मेरी बात, +2 का जेनॉन का ऑक्साइड बनाऊं तो क्या बनेगा, XeO। +4 का जेनॉन का ऑक्साइड बनाऊं तो क्या बनेगा, XeO2। और +6 का जेनॉन का ऑक्साइड बनाऊं तो क्या बनेगा, XeO3। बेटा XeO अगर मैं बनाता हूं तो जेनॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या पाई बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। XeO2 में भी पाई बॉन्ड बनेगा, इसमें भी पाई बॉन्ड आएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड आएगा। जेनॉन का शेल नंबर है 5, ऑक्सीजन का शेल नंबर है 2, 5-2 का पाई बॉन्ड बहुत वीक होगा, इसीलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और ये जो XeO था ये टूट गया और क्या बन गया, जेनॉन और ऑक्सीजन। और साथ में वो जो OH का H+ है वो F पर अटैक करके क्या बना रहा है, HF, ठीक है। XeO2 सेम कंडीशन, पाई बॉन्ड था, वीक था, टूट गया। तो ये जो XeO2 का जेनॉन है ना, ये +4 स्टेट में, +4 में तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, अपने से कम जेनॉन वाला प्रोडक्ट, अपने से ज्यादा +6 वाला प्रोडक्ट है ना। पहले मैं प्रोडक्ट यहां लिख दे रहा हूं, फिर आपको यहां 0 स्टेट है, सॉरी यहां 0 स्टेट है, ठीक है। और साथ में वो जो XeO2 देखो XeO2 जो बनना था उससे कम पे कौन जाता, XeO, उससे ज्यादा पे कौन जाता, XeO3। XeO3 यहां मिल गया, XeO2 जो कम पे जाता डिस्प्रोपोर्शनेट होकर वो XeO बनता, XeO टूट कर क्या देगा, XeO2, और साथ में क्या मिलेगा, सभी में HF तो मिलना ही आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और यहां पर XeO3 बन रहा, सर जब इसका पाई बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका नहीं एग्जिस्ट कर रहा, तो इसका पाई बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट कर गया, यही तो चमत्कार है। याद करिए, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सी एसिड्स में बात करी थी, हेलोजेंस में ब्रोमीन और आयोडीन का HXO2 टाइप का एसिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे +5 या +7 गया था, +4 जाने से साइज छोटा होता जाता है, +4 बढ़ रहा है, साइज छोटा होगा तो पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और पाई बॉन्ड इसीलिए यहां पर एग्जिस्ट करके आपको क्या मिल जाएगा, XeO3, ठीक है। अब सुने, ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपको याद रखने इस केस में, इसलिए बोल रहा हूं। यहां पर जेनॉन +2 है, +2 से किस पे गया, 0, तो जेनॉन का क्या हो गया, रिडक्शन। और फ्लोरीन -1 है, यहां भी -1 है, ऑक्सीजन यहां 0 है और यहां -2। अब देखो जेनॉन का हो गया रिडक्शन, ऑक्सीजन का हो गया ऑक्सीडेशन। मतलब ये कैसी रिएक्शन है बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स, है ना। तो इसमें रेडॉक्स मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, XeF4 में देखो, जेनॉन का ही रिडक्शन, जेनॉन का ही ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जब सेम एलिमेंट का रिडक्शन और सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो। और तीसरा +6 से, मतलब यहां पर कोई रेडॉक्स नहीं हुआ, जहां जो स्टेट था वो वही है, ठीक है। तो ये 3 हो गई कंडीशन। अब सुनिए, प्रोडक्ट कैसे याद रखें, याद रखना है, लाइन से लिख दिया, F2, F4, F6, वाटर ले लिया। अब क्या करना है, शुरू की 2 रिएक्शन में, क्या बोला मैंने, शुरू की 2 रिएक्शन में जेनॉन मिलेगा, क्या मिलेगा, जेनॉन, क्या मिलेगा, जेनॉन। बाद की 2 रिएक्शन में, मतलब सेकेंड थर्ड में XeO3 मिलेगा, कौन मिलेगा, XeO3। शुरू की 2 रिएक्शन में जेनॉन, बाद की 2 रिएक्शन में XeO3। फिर जिन जिन रिएक्शन में जेनॉन मिला है, मतलब फर्स्ट 2, जिन जिन रिएक्शन में जेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, जिन जिन रिएक्शन में जेनॉन मिला है उनमें O2 भी मिलेगा, और सभी रिएक्शन में HF मिलेगा, सभी रिएक्शन में HF मिलेगा। इस तरह से आप याद कर लें रिएक्शंस को। अभी हमने XeF6 जो देखा ना यहां पर, ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है कि XeF6 का पूरा हाइड्रोलाइसिस कराया तो क्या मिलेगा, XeO3। ध्यान से देखो, XeF6 का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराने पर आपको क्या मिल रहा है, XeO3। ये +6 है, ये +6 है, एक बार बैलेंस करो, है ना। आपको बोला
XeF6 on hydrolysis gives this. How many moles of water? How many moles of water are required for complete hydrolysis of XeO3? आप बैलेंसिंग करेंगे तो यहां 1 मोल XeF6 के कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए 3 मोल वाटर की जरूरत पड़ेगी और यहां क्या निकलेगा 6HF। ये जो रिएक्शन है ना अभी मैंने जो लिखी है बैलेंस करके, इसी को हमको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। इसके कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस के लिए क्या चाहिए आपको 3 मोल वाटर, तो दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, दिस इज कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब हम इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पढ़ेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप। पहले 1 मोल लिया वाटर का तो क्या होगा, फिर दूसरा मोल दिया तो क्या होगा, तीसरा मोल दिया तो क्या हुआ, ठीक है, चेक करिएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस XeF6 में 3 मोल वाटर से कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हुआ था, अभी 1 बाय 1 करा रहे। 1 मोल वाटर दिया तो होगा क्या बेटा, ये H+ और ये F जुड़ते जाएंगे। कितने हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन निकालो, 2 हाइड्रोजन निकालो, क्या निकल गया 2HF। और वो जो 2 फ्लोरीन हटे ना उसके बदले 1 ऑक्सीजन फिट हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो क्या मिल जाएगा XeOF4। अभी देखें ये +6 ये +6। अब इसका फर्दर स्टेप उसका हाइड्रोलाइसिस होगा। फिर से देखो 2 हाइड्रोजन 2 फ्लोरीन निकाल लो, क्या निकल गया 2HF, ठीक है। और 2 फ्लोरीन के बदले 1 ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा XeO2F2। अब XeO2F2 फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, 2 फ्लोरीन 2 हाइड्रोजन निकल के 2HF और एक और O यहां जुड़ जाएगा, क्या मिल जाएगा XeO3। इसको अगर मैं कंप्लीटली ऐड कर दूं तो XeOF4 OF4 कट जाएगा, XeO2F2 O2F2 कट जाएगा, बचेगा कौन XeF6। नेट रिएक्शन लिख रहा हूं, कितने वाटर है 3H2O, ठीक है। ये और ये कट गए, इधर से बचा क्या XeO3 + 6HF। ये वही रिएक्शन है जो हमने प्रीवियसली लिखी थी, देख लें, है ना, ये रिएक्शन आप देख लो, ये XeF6 + 3 वाटर XeO3 + 6HF। तो ये इसकी स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन है। जैसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि XeF6 ऑन रिएक्शन विद 1 मोल वाटर गिव्स, तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए XeF6 ऑन रिएक्शन विद 2 मोल्स वाटर, क्या देगा, ये देगा। या फिर इसको ऐसा भी पूछ सकता है XeOF4 ऑन रिएक्शन विद 1 मोल वाटर गिव्स, ठीक है। तो ये इस तरह से रिएक्शन बन जाएगी। दिस वाज अबाउट हाइड्रोलाइसिस। और इसमें आगे बात करें, एक छोटा सा पॉइंट और आ रहा है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा उतना बेटर हाइड्रोलाइसिस दिखाता है जनरली, ठीक है, जनरल ट्रेंड है। याद करें एस ब्लॉक में भी हमने पढ़ा था कि जब वो वाटर ऑफ हाइड्रेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की बात करी थी, तो डाउन द ग्रुप जा रहे थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्लोराइड्स में कम होते थे, LiCl कोवेलेंट था तो उसके साथ .H2O था, लेकिन NaCl वगैरह के साथ .H2O नहीं था। BeCl2, MgCl2, CaCl2, 6H2O वगैरह दिखा रहे थे, बस SrCl2, BaCl2, 2H2O दिखा रहा था। मतलब जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, हाइड्रोलाइसिस या वाटर के जुड़ने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है। चेक करें, कुछ ऑर्डर्स हैं एग्जाम में आ जाए, जैसे NaCl, MgCl2, AlCl3, SiCl4 बोला, हाइड्रोलाइसिस का ऑर्डर बना दीजिए, तो बेटा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है, पोलराइजेशन से आप निकाल सकते हैं, है ना। पोलराइजेशन बढ़ेगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, हाइड्रोलाइसिस बढ़ जाएगा। सेकेंड BF3, BCl3, BBr3, Bi3, आपको हाइड्रोलाइसिस का कैरेक्टर देखना है, ठीक है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, हाइड्रोलाइसिस ज्यादा। LiCl, BCl2, BCl3, CCl4, है ना। इसमें यहां देखो, यहां तक तो ठीक है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं बना रखा, क्यों, क्योंकि ये CCl4 के बारे में हमने बात करी थी, इट डज नॉट शो हाइड्रोलाइसिस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। बाकी तीनों का कैरेक्टर का ऑर्डर है आपके सामने। इसके बाद देखिए SF6, SeF6, ठीक है, तो इसमें ये हाइड्रोलाइसिस नहीं दिखाता, ये आ जाए, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोलाइसिस का कैरेक्टर क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस नहीं दिखाता, क्योंकि याद करें इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस था SF6 में। इस वाले केस को जब आप पोलराइजेशन से करेंगे तो ऑर्डर उल्टा आएगा, ठीक है। अभी जो ऑर्डर है उसका उल्टा आएगा, क्यों आएगा इसको भूल जाइए, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक्चुअल में सल्फर के आसपास 6 फ्लोरीन थे, यहां पर सेलेनियम के आसपास 6 फ्लोरीन, यहां टेल्यूरियम के आसपास 6 फ्लोरीन। बेटा सल्फर का साइज छोटा था तो वाटर को अटैक करना मुश्किल हो गया, सेलेनियम सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा, ठीक है, तो ये जो साइड एटम है थोड़े दूर गए, टेल्यूरियम का साइज और बढ़ा, फ्लोरीन और दूर गए। मतलब वाटर को अटैक करने का जो ईज मिलता है ना, वो यहां मिलता है, इसीलिए ये हाइड्रोलाइसिस दिखाता है। तो इसमें ये ट्रेंड है हाइड्रोलाइसिस का, जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर से नहीं आएगा, बाकी तीन में कोवेलेंट लग रहा है, इसमें अलग है। बट इसमें हम देख सकते हैं ईज ऑफ वाटर टू अटैक वाले केसेस से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट हाइड्रोलाइसिस इन टुडेज लेक्चर।